हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम किस प्रकार से अपनी संरचना बनाई रहती है, उसकी जो कार्य होते हैं कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यह एक सिलियट्स होता है ना, सिलियट्स होता है जो स्लीपर के आकार का होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमल्स कहा जाता है। अर्थात ये देखिए, आप चप्पल के समान दिखाई दे रही है ना, तो इसलिए इसे स्लीपर एनिमल कहा जाता है। ठीक है, स्लीपर एनिमल कहा जाता है। इसके मुख के समान एक गुहा किरा वाली रचना पाई जाती है। इसमें मुंह के समान जो दिखाई देती है वह गुहा होती है, जिसे गलेट कहते हैं। जो गुहा पाई जाती है उसे गलेट कहा जाता है, जिसके द्वारा वह भोजन ग्रहण करता है। गलेट के दीवार पर अनेक सीलिया मौजूद होते हैं। गलेट के दीवार पर अनेक सीलिया मौजूद होते हैं, जिनकी गति के कारण जल में एक बहाव पैदा होता है। सीलिया के कारण जल में एक बहाव पैदा होती है और भोजन के कण गलेट में पहुंच जाते हैं, है ना। भोजन के जो कण होते हैं वो गलेट में मौजूद हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पैरामीशियम इन्हें अंतर्ग्रहित कर लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से पैरामीशियम जो होती है सीलिया के द्वारा 2 मिलीलीटर प्रति सेकंड की दर से गति करता है ना, प्रति सेकंड की गति करती है। यह अपनी रक्षा के लिए तंतुओं के बीच में एक विशेष अंग पैदा कर देता है, जिसे ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। यह अपनी रक्षा के लिए इसे तंतु के रूप में पैदा करती है, विशेष अंग बनाती है, जिसे ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। यह एक भाले या बर्छी के समान दिखाई देती है। एक भाला के रूप में होती है या बर्छी के समान दिखाई देती है, जो शिकार के पास आने पर तेजी से निकलकर शिकार को भेज देती है ना। शिकारी के सामने आने पर या तो शिकार के सामने आने पर उसे तेजी से भेज देता है, अर्थात उससे वह भेदने के बाद जो शिकार होता है वो मूर्छित हो जाता है। पैरामीशियम अपनी रक्षा कर लेता है। इस प्रकार से पैरामीशियम अपनी रक्षा करता है। पैरामीशियम में कुछ विशेष प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिन्हें कप्पा कण कहा जाता है। और ये जो कण होते हैं वे दूसरे प्रभेद के जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए किलर का कार्य करती है, मारने का काम करती है। इस प्रकार से हम उसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह द्विगुणित होता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वह द्विगुणित होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस में जो गुणसूत्र के समान रचना के कई सेट मौजूद होते हैं। गुणसूत्र की जो समान रचना पाई जाती है उसके कई सेट मौजूद होते हैं। पैरामीशियम अलैंगिक रूप से कोशिकाओं का विभाजन करती है और लैंगिक रूप से संयुग्मन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण करती है। अलैंगिक रूप से कोशिका विभाजन करती है और लैंगिक रूप से संयुग्मन के द्वारा प्रजनन क्रिया को संपन्न करती है। संयुग्मन के समय 2 पैरामीशियम पास पास आकर मुख के पास संयुग्मित हो जाते हैं, है ना। जब संयुग्मन होना होता है तो 2 पैरामीशियम आपस में आकर मुख के पास संयुग्मित होते हैं तथा अलग अलग होने के पूर्व अपने आनुवंशिक पदार्थों को अदला बदली कर लेते हैं। वे एक दूसरे से अलग होने के पूर्व पहले ही अपने आनुवंशिक पदार्थों को अदला बदली कर लेते हैं। इस समय द्विगुणित माइक्रो न्यूक्लियस अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेता है। इनमें से जो 3 विलुप्त हो जाते हैं, 4 में से 3 विलुप्त हो जाते हैं तथा बचा एक विभाजित होकर एक बड़ा तथा एक छोटा केंद्रक का निर्माण करता है। एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक का जो क्या करता है, निर्माण करता है। छोटा केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरा जो बड़ा केंद्रक होता है ना, कोशिका में जाकर इसके केंद्रक से संयुग्मित हो जाता है। इसी दौरान माइक्रो न्यूक्लियस विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब यह संयुग्मित होती है, कोशिका में जाकर केंद्रक से जब संयुग्मित होती है तो माइक्रो न्यूक्लियस अपने आप में विघटित हो जाता है ना। प्रत्येक जो संयुग्मित पैरामीशियम होती है
उसकी केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक का निर्माण कर लेती है। उसका जो केंद्रक होता है समसूत्री विभाजन अर्थात समान विभाजन करता है और 8 केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें से जो 4 बड़े होते हैं 4 छोटे होते हैं। 4 बड़े और 4 छोटे केंद्रक पाए जाते हैं। अब दोनों जो पैरामीशियम विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। दोनों पैरामीशियम आपस में विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक में से जो एक बड़ा होता है एक छोटा केंद्रक आ जाता है ना। प्रत्येक कोशिका विभाजन में एक छोटा और एक बड़ा केंद्रक मौजूद होता है। इस प्रकार संयुग्मन के अंत में 2 पैरामीशियम से 8 संतति पैरामीशियम बनते हैं। जब 2 पैरामीशियम आपस में 8 के संतति पैरामीशियम का निर्माण करते हैं। पैरामीशियम सामान्यतः अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन करता है अपने कोशिकाओं का विभाजन करते हुए, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद यह लैंगिक जनन करता है ना। वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करता रहता है, लेकिन ऐसे कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। जब नई पीढ़ियां आती हैं तो वह लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करती हैं। यदि किसी पैरामीशियम में कई पीढ़ियों तक लैंगिक जनन ना हो तो वह मर जाता है ना। अनिवार्य रूप से उसे आने वाले पीढ़ियों में लैंगिक जनन करना होता है, नहीं तो वह मर जाता है। सहजीवी रूप से, किस प्रकार से सहजीवी रूप से ये होते हैं? जब 2 जीव साथ साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे आपस में लाभ पहुंचाते हुए जिंदा रहते हैं, तो इन्हें सहजीवी तथा इस गुण को सहजीविता कहा जाता है ना। एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक दूसरे को जीवित रखना सहजीविता कहलाता है। कई प्रोटोजोआ जंतु सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे कई प्रोटोजोआ जंतु हैं जो सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण है दीमक की जो आहार नाल में ट्राइकोनिम्फा नामक जो प्रोटोजोआ होता है वह सहजीवी रूप में पाया जाता है। यह दीमक से भोजन और आवास प्राप्त करता है। दीमक से भोजन और आवास को प्राप्त करता है, बदले में यह दीमक लकड़ियों को खाता है ना। दीमक लकड़ियों को खाता है, तब यह जो इससे सेल्यूलोज को सेल्यूलेज में परिवर्तित करती है, सेल्यूलेज प्रकीर्ण में स्त्रावित करके पचा लेती है। सेल्यूलोज को सेल्यूलेज प्रकीर्ण स्त्रावित करके पचा लेता है। ठीक इसी प्रकार जो फ्लैजिलेटस और सिलियड्स पशु के प्रथम आहार आमाशय में पाया जाता है ना। फ्लैजिलेटस और सिलियड्स के जो पशु होते हैं उस संघ के पशु के आमाशय में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और वसा का पाचन करके सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पशु अवशोषित कर लेता है। जिसे जब सरल अणुओं में वह विभाजित होता है, टूटता है, तो पशु उसे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार की जटिल जो सहजीविता होती है तभी संभव होता है जब दोनों में से एक अवायवीय श्वसन कर सके, अवायवीय श्वसन कर सके और एक वायवीय श्वसन कर सके। यह कार्य प्रोटोजोआ में ही हो सकता है, क्योंकि प्रोटोजोआ के सभी जंतु अवायवीय श्वसन करते हैं। ये भोजन की लगभग 5% जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हैं, अवायवीय श्वसन के रूप के द्वारा कर लेते हैं ना। उसका उपयोग अवायवीय श्वसन के रूप में करते हैं। शेष बची जो 95% जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग पोषक जीव वायवीय श्वसन के द्वारा प्राप्त करता है। जो पोषक जीव होता है वह वायवीय श्वसन द्वारा 95% ऊर्जा को ग्रहण करता है, क्योंकि अवायवीय जो श्वसन होती है उसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए वह 5% जो ऊर्जा होती है उसे ग्रहण करती है। बल्कि यह सरल यौगिकों में बदल जाता है, सरल यौगिकों में बदल जाता है। इन्हीं सरल यौगिकों को पशु फिर से वायवीय श्वसन द्वारा ऑक्सीकृत कर लेता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका परजीवी प्रोटोजोआ। परजीवी प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अधिकांश जो जीव होते हैं वो स्वतंत्र जीव होते हैं, है ना। स्वतंत्र जीवी होते हैं और
जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वपोषी विषमपोषी के रूप में पाए जाते हैं। सड़ी गली स्थानों में, जल में, नमी भूमि पर ये विषमपोषी रूप में और स्वपोषी रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इन जगत के जो कुछ जीव हमारे तथा दूसरे जंतुओं के शरीर में सहजीवी या परजीवी रूप में मौजूद होते हैं। इस जगत के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे जीव हैं जो जंतुओं के शरीर में सहजीवी रूप से भी पाए जाते हैं और परजीवी रूप से भी पाए जाते हैं। जब भी ये जंतु शरीर में परजीवी रूप में पाए जाते हैं तो कई न कई क्या विकृति या तो बीमारी अवश्य पैदा कर देते हैं। शरीर की कोशिकाओं में विकृति पैदा कर देते हैं या तो बीमारी पैदा कर देते हैं। प्रोटिस्ट जगत के एक प्रमुख समूह प्रोटोजोआ, जिसके अंतर्गत लगभग 50,000 जातियाँ पाई जाती हैं। इसकी अधिकांश जातियाँ स्वच्छ जलीय लवणीय जल में स्वतंत्र रूप से मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ जातियाँ परजीवी रूप से भी पाई जाती हैं। हमने इसके पिछले में पढ़ा। प्रोटोजोआ संघ के 4 वर्गों में बांटा गया है: जूफ्लैटिलेटस, सार्कोडाइन्स, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। हमने इसके पहले डिटेल किया है। इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वीडियो को आप देख लें। वैसे तो सभी वर्गों के कुछ जीव परजीवी रूप से पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग स्पोरोजोआ के प्रायः सभी जीव दूसरे जीवों पर परजीवी रूप से मौजूद होते हैं। इस कारण इस वर्ग को परजीवी प्रोटोजोआ कहा जाता है। किस वर्ग को? स्पोरोजोआ वर्ग को परजीवी प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। परजीवी प्रोटोजोआ के चारों तरफ पेलिकल नामक एक आवरण मौजूद होता है ना। प्रोटोजोआ के प्रकीर्णों से बचाता है। जो प्रकीर्ण होता है उससे बचाता है। प्रोटोजोआ में जो प्रकीर्ण होता है उससे उसकी रक्षा करता है। कुछ परजीव प्रोटोजोआ का जो जीवन चक्र होता है 2 जीवों में समाप्त होता है। हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम होता है वह मनुष्य और मच्छर में अपना जीवन जो चक्र होता है उसे पूरा कर लेता है। हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पिछले वीडियो में पूरी चर्चा की है। अगर आपने उसके बारे में जीवन चक्र को पूरा नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को कंप्लीट करें। मनुष्य के जो शरीर में यह कई परजीवी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोटोजोआ पाई जाती है प्लाज्मोडियम है ना, वह बीमारी पैदा करती है मलेरिया की, है ना। यह मलेरिया, इसमें देखिए कोई ऐसा बीमारी है, मुख्य रूप से जो बीमारी है संक्रमण है हम देख लेते हैं। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है, एक जीव से दूसरे जीव के संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। प्रोटोजोआ क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसमें प्रोटोजोआ पाई जाती है जो है ना, जो स्पोरोजोआ पाई जाएगी वो कौन सी है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब तीसरा नंबर पायरिया एंटामीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है। इसमें स्पोरोजोआ जो पाई जाती है वह एंटामीबा जिंजीवैलिस के कारण होती है। काला जार भी हमने पढ़ा है। यह जो रोग होता है वह लिस्मानिया के कारण होती है और ये सैंड मक्खी के काटने से होता है। निद्रा रोग ट्रैपिनोसोमा के संक्रमण के कारण होता है और टीसी मक्खी के काटने से होता है। अतिसार रोग यह दूषित भोजन करने से होता है और इसका जो मुख्य है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के कारण होता है। अगला वेजाइनल संक्रमण, वेजाइना संक्रमण। यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस के द्वारा होता है और इसका जो संक्रमण होता है सीधे संपर्क आने पर भी होता है ना। सीधे रूप में अगर संपर्कित हो जाते हैं तो उसमें आता है। इस प्रकार हमने जो पैरामीशियम के बारे में पूरा डिटेल किया। यह चैप्टर, यह जो पॉइंट था, इकाई था, वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नया इकाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।